वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज फिर स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस लेसन का नाम है रासायनिक बलगतिकी या जिसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रासायनिक बलगतिकी क्या चीज होती है, मतलब जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का बेसिकली मीनिंग क्या है कि रासायनिक बलगतिकी क्या होती है। तो देखिए, हमने कुछ पॉइंट्स बना करके रखे हुए हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी जिसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। और सबसे पहला पॉइंट हमको सीखना है कि रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो देखो, आप ऐसा समझो, हमारे पास कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन नॉर्मली हो रही है, मतलब रिएक्टेंट है, रिएक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, एक कोई नॉर्मल सी रिएक्शन हो रही है। अब हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन थोड़ी जल्दी हो जाए, हमारे पास टाइम कम है, हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन जल्दी हो जाए। कोई भी चाहता है कि रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट कराया जाए, हम चाहते हैं नहीं, रिएक्शन थोड़ी स्लो हो तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेहतर आए। इट मीन्स हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन की कुछ स्पीड पे बात करी जाए, हम अभिक्रिया की दर के बारे में बात करना चाहते हैं। और अभिक्रिया की जब दर या रिएक्शन की स्पीड या जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, अभिक्रिया की दर के बारे में बात करते हैं, तो फिर हम केवल दर के बारे में ही बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं उन सभी फैक्टर्स पर, उन सभी कारकों के बारे में भी बात करते हैं जो अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह से परिभाषित करें कि वह रसायन विज्ञान की या भौतिक रसायन की या फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हम न केवल अभिक्रिया की दर बल्कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो आई होप आप सभी लोगों को एटलीस्ट डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि हम जिस ब्रांच में स्पीड का अध्ययन करें, रिएक्शन की स्पीड का अध्ययन करें, दर का अध्ययन करें, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स। तो उसी बिहाफ पर, उसी के आगे हम रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। किस बेस पर कैटेगराइज करते हैं? रिएक्शन की स्पीड के आधार पर, कि रिएक्शन की जो दर है वो कितनी है, उसके आधार पर हम रिएक्शंस को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है जिसको हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। आप सभी ने पढ़ा होगा कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसको पूरा होने में समय नहीं लगता। आपने सपोज HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें आपने NaOH मिला दिया, तो आप HCl में जैसे ही NaOH मिलाओगे तो वो रिएक्शन इंस्टेंट, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1 सेकेंड के 10वें भाग से भी कम समय में वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। एक ऐसी रिएक्शन जो बहुत जल्दी पूरी हो जाए, बहुत कम टाइम में पूरी हो जाए, उसको हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, या जिसको हम बोलते हैं केवल सिंपली फास्ट रिएक्शन कह सकते हैं। उसको हम दूसरा नाम देते हैं तात्कालिक अभिक्रिया। और जनरली ये जो रिएक्शंस होती हैं ये आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब इसमें आयन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं आयनिक अभिक्रिया। तो हमने क्या देखा कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर हमने पहले क्या रिएक्शन ली? तात्कालिक अभिक्रिया या आयनिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया। हमने क्या बताया इसमें कि रिएक्शन पूरा होने में बहुत कम समय लेती हैं और जल्दी से पूर्ण होती हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो हमने जो उदाहरण लिखा बोला है, हम उसी उदाहरण को लिख देते हैं। सपोज दैट हमने लिया HCl, इसका नाम पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस पर हमने NaOH की रिएक्शन कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई, रिएक्शन होती है एंड फाइनली हमको मिलता है NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है। एक और देखते हैं बेरियम क्लोराइड, इस पर रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 की, ये भी आयनिक रिएक्शन ही है और आपको मिल जाता है बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl। आप एक और रिएक्शन ले सकते हो NaCl, थर्ड रिएक्शन है ये, आप चाहो तो यही लिख दो NaCl, इस पर रिएक्शन कराते हैं AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड पर, तो हमको मिलता है सिल्वर क्लोराइड प्लस AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो हमने देखा कि ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं तीव्र अभिक्रिया या तात्कालिक अभिक्रिया। इनका जो वेग है या जो इनकी दर है उसको हम सामान्य विधियों से पता नहीं कर सकते।
सामान्य विधियों से पता नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, जैसे हमने कहा एक कार है, वो गति कर रही है और वो गति कर रही है कि वो 100 किलोमीटर चलती है, मतलब जिस पॉइंट से चली है और उसको 100 किलोमीटर तक जाने में उसको मान लो 2 घंटा लगता है। तो हम क्या कहते हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में चल रही है, तो वो कार जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। मतलब कहने का ये है, हमने इनिशियल पॉइंट लिया, शुरुआती बिंदु लिया, अंतिम बिंदु लिया और उसकी डिस्टेंस को मेजर किया और उसमें टाइम से डिवाइड कर दिया। तो कुल दूरी से कुल समय का भाग देने पर जो हमने वेग निकाला उससे हम वेग निकालते हैं। अब चूंकि रिएक्शन, कोई रिएक्शन के हाथ पैर तो है नहीं है कि रिएक्शन भागी चली जा रही है। रिएक्शन में क्या हो रहा है, सांद्रता बदल रही है, कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है। किसका कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है, जो रिएक्शन कर रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन बदल रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है हम बताते हैं, बात करते हैं। आपने वैसे सीखा भी होगा सांद्रता के बारे में, फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर दूंगा। जनरली होता यह है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में पूरी हो, जिसका वेग हम सामान्य विधि से पता न कर पाए। सामान्य विधि से जैसे हमने कहा कि जो प्रकाश है वो कितने वेग से चलता है, आप बोलोगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो क्या हम प्रकाश का जो स्पीड है वो नॉर्मल टेक्निक से बता सकते हैं? क्या हम ये सोच सकते हैं कि प्रकाश यहां से चला यहां तक पहुंचा तो इसको इतनी दूरी चलने में इतना समय लगा? क्यों, छोटी सी दूरी तो हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते ना। जैसे कार के लिए हमने क्या कहा था, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु फिक्स कर दिया था। भाई वो 2 घंटे का समय ले रही थी, इट मींस टाइम हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए पर्याप्त था, दूरी भी हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए पर्याप्त थी। मगर अगर हम बात करें प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग पता जरूर है, बट उसको हम ऑर्डिनरी टेक्निक से नहीं पता कर पाते, सामान्य विधि से पता नहीं कर पाते। इसी तरह से अभिक्रिया है, अगर उसका वेग हम सामान्य विधि से पता ना कर पाए, जो बहुत तेज गति से हो रही हो, उनको हम बोलते हैं तात्कालिक अभिक्रिया, या जिसको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन या आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये, क्योंकि इनमें आयन पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो दूसरी अभिक्रिया होती है वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत धीमी अभिक्रिया। थोड़ी देर के लिए सोचो, हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाए और हमको जल की प्राप्ति हो जाए, जल मिल जाए। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हाइड्रोजन डाल दिया, उसमें ऑक्सीजन डाल दी और कंटेनर बंद कर दिया और दूर बैठ जाते हैं कि अब हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी, वाटर बनेगा और फिर वाटर बनेगा तब हम उसको पिएंगे। तो आपको बैठे बैठे बूढ़े हो जाओगे, रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन क्यों नहीं होगी? बिकॉज दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, ये बहुत धीमी गति होती है। अगर हम कहें कि कितनी होती है धीमी, कभी तो बनेगा, तो आप बैठे रहिए, सालों साल बैठे रहिए, हो सकता है बन जाए कभी। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होता है, मगर हाँ, अगर इसमें हम कैटलिस्ट डाल दें, उत्प्रेरक डाल दें, तो हम देखते हैं कि ये रिएक्शन तेज गति से होने लगती है। मगर यदि हम बिना कैटलिस्ट की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कराते हैं तो इस रिएक्शन को पूरा होने में बहुत समय लगता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, या जिसको हम बोलते हैं अत्यंत मंद अभिक्रिया। ये दोनों ही रिएक्शन हमारे लिए फिलहाल काम की नहीं है, क्योंकि हमें या रसायन विज्ञान की वह शाखा जहां हम अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करें, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करें, उसे बोल रहे हैं ना केमिकल काइनेटिक्स। और जो रिएक्शन वेरी फास्ट है, जिसको हम ऑर्डिनरी टेक्निक से पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी स्पीड है, तो फिर वो रिएक्शन तो हमारे लिए यहां पर इस ब्रांच में तो यूजलेस है। और जो रिएक्शन वेरी स्लो है वो भी हमारे लिए यूजलेस है। तो हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की, जिसको हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन। और केमिकल काइनेटिक्स में जिन रिएक्शन की हम स्टडी करने वाले हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं स्लो रिएक्शन, या जिसको हम बोलते हैं मंद अभिक्रिया। मतलब ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा तेज भी नहीं है और बहुत ज्यादा मंद भी नहीं है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसका जो वेग है वो एक डेफिनेट होता है, मतलब एक ऐसा वेग होता है जो पता किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रियाओं के देखो उदाहरण मैं लिखता हूं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है CH3COOH, इसका नाम आपको पता है एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल की रिएक्शन हमने किससे कराई है, एथिल अल्कोहल से। देखो ये एसिड है, ये अल्कोहल है, और एसिड और अल्कोहल की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमको मिलता है एथिल एसीटेट, ये एस्टर है प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन है
ये ना वेरी फास्ट है ना वेरी स्लो है, इट हैज अ डेफिनेट वे, मतलब इसका जो कुछ वेलोसिटी है, इसकी जो दर है वो निश्चित है, और इसको हम बोलते हैं कि हाँ ये हमारे काम की रिएक्शन है। तो ये अभिक्रिया किसके अंतर्गत आएगी? मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। इसके बाद अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं। मान लो हमने ले लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड और यहां क्या ले लिया? कोई कैटलिस्ट ले लिया, प्लेटिनम में ले सकते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं। हमने उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड को गर्म कर दिया, तो हमने क्या देखा कि हमको H2O मिल गया और ऑक्सीजन गैस मिल गई। तो हमने क्या देखा? इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन परऑक्साइड का उत्प्रेरकीय अपघटन। हाइड्रोजन परऑक्साइड का उत्प्रेरकीय अपघटन। और यहां पर क्या है? एस्टरीकरण, या कहें तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ करा रहे हैं, हमको एथिल एस्टेट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। तो ये दोनों ही रिएक्शन क्या होती हैं? स्लो रिएक्शन होती हैं, और इन रिएक्शनों को हम स्टडी करेंगे अपने इस टॉपिक के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि यही दो रिएक्शन स्लो हैं, देखो बहुत सारी रिएक्शन है जो स्लो है, तो जितनी स्लो रिएक्शन है उन सभी का स्टडी हम यहां पर करेंगे। बट यहां पर हमें एग्जाम्पल देना था, इसलिए हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स को आपको बता दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि रासायनिक बलगतकी क्या है, और फिर हमने सीखा कि अभिक्रिया को वेग के आधार पर किन 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसको हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की दर क्या होती है। देखिए, हम बात करते हैं अभिक्रिया की दर, या जिसको बोलते हैं अभिक्रिया का वेग, या जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखो क्या चीज होती है, आप पहले केवल इतनी सी चीज देखो कि ये वेग लिखा हुआ है। आप बताओ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है v बराबर क्या होता है? S/T होता है ना। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। अब अगर हम आपसे बोले कि इस चाल की परिभाषा बताओ, चाल या वेग, हम सदिश और अदिश को नहीं ले रहे हैं, हम केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि ये चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब अगर हम आपसे बोलें कि इसकी डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या कहते हो? t बराबर 1 सेकेंड। अगर इसमें रख देंगे तो हम क्या देखेंगे कि v बराबर क्या हो जाएगा? s। फिर हम क्या कहते हैं? एकांक समय में, एक रखा है ना, तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल, या जिसको हम कहते हैं वेग। समझ में आया ना? तो आप बताओ, वेग या चाल की हमने परिभाषा क्या पढ़ी है कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं और हुए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया। अब बताओ, अभिक्रिया कहीं चलती तो है नहीं है कि यहां से चलना शुरू हुई तो दूसरी जगह तक चली गई। अभिक्रिया चलती नहीं है, अभिक्रिया तो होती है। और अभिक्रिया, जैसे हमने आपसे बोला कि ये हमारी रिएक्शन है A + B बराबर क्या हुआ? C + D, ऐसी रिएक्शन है। चलो समझाने के लिए हम ले रहे हैं कि A बराबर क्या बन गया? B। कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट या अभिकारक क्या है? A, और वो किसमें बदल रहा है? B में। तो अभिक्रिया जब दूरी नहीं चल रही है तो होता क्या है कि इसकी सांद्रता बदलती है। अभिक्रिया जब होती है तो क्या बदलता है? सांद्रता में परिवर्तन होता है, सांद्रता परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है। सांद्रता परिवर्तित होने का मतलब है, शुरुआत है तो अभिकारक की सांद्रता ज्यादा है, शुरुआत में तो सारा का सारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो बना नहीं है, तो शुरुआत में अभिकारक की सांद्रता ज्यादा है, उत्पाद की सांद्रता कम है। और जैसे जैसे समय बीत गया तो हमने क्या देखा? उत्पाद की सांद्रता तो बढ़ गई और अभिकारक की सांद्रता घट गई। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक की सांद्रता घटने लगती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ने लगती है। तो बताओ, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है ना, समय के साथ साथ दूरी तो नहीं चल रहे हैं, मगर समय के साथ साथ सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो हम परिभाषा क्या बोलते हैं कि एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे हम अभिक्रिया की दर कहते हैं या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब हमारी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहलाती है, या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है, आप परिभाषा लिख सकते हो। अगर हम अभिक्रिया के वेग का सूत्र लिखें तो आप क्या लिखोगे? अभिक्रिया की दर बराबर
अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये हमारा सूत्र हो सकता है अभिक्रिया की दर का। अब जो अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर है उसको हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। एक होता है औसत वेग और एक होता है, आप 2 ही भाग में क्लासिफाई कर लीजिए, एक होता है औसत वेग जिसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी और दूसरा होता है तात्कालिक वेग जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। औसत वेग और दूसरा क्या है, तात्कालिक वेग। देखो औसत वेग और तात्कालिक वेग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको आप ऐसे समझ लीजिए। कोई स्टूडेंट है, सपोज वो गाड़ी चला रहा है, तो पता चला वो गाड़ी गलियों में भी चला रहा है, जहां गड्ढे हैं रोड पर वहां पर भी चला रहा है और स्मूथ रोड हाईवे पे भी चला रहा है। तो उस स्टूडेंट के कोई परिचित के व्यक्ति उसको हाईवे पे गाड़ी चलाते हुए देख लेते हैं और वो देखते हैं कि वो तो 70 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो वो घर पे कंप्लेंट कर देते हैं कि आपका स्टूडेंट तो 70 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। क्यों उन्होंने ऐसी कंप्लेंट करी? क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने उस स्टूडेंट को जिस पॉइंट पर नोटिस किया, उस पॉइंट पर उस व्यक्ति की वेलोसिटी कितनी थी, 70 किलोमीटर पर आवर। और जिस व्यक्ति ने देखा कि गलियों में बच्चा गाड़ी कैसे चला रहा है, पता चला गलियों में बच्चा मोड़ ही नहीं पा रहा था गाड़ी, तो पता चला धड़का रहा था, तो उसने उनके पेरेंट्स से क्या कंप्लेंट कर दी कि लो आपका लड़का तो गाड़ी धड़का के चलता है, उसको चलानी आती ही नहीं है, तो उसको गाड़ी क्यों देते हो। तो 2 अलग अलग कंप्लेंट हो गई, मगर सिचुएशन अलग थी। एक व्यक्ति ने आपको गलियों में देखा जहां आप धड़का रहे थे और एक व्यक्ति ने आपको गड्ढों में देखा, जहां पर हाईवे पे देखा जहां पर आपकी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। वो किसी पर्टिकुलर जगह पर स्पीड थी, कभी आपकी स्पीड बहुत कम भी थी तो कभी आपकी स्पीड बहुत ज्यादा भी थी। तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या जिसको हम बोलते हैं तात्कालिक वेग। और अगर हम देखें गार्जियन की बात करें तो गार्जियन कहता है नहीं, हमारा बेटा तो 9 बजे निकलता है और 9:10 पर स्कूल पहुंच जाता है, मतलब 10 मिनट में हमारा बच्चा 4 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो हमारा बच्चा तो सही गाड़ी चलाता है। तो उन्होंने क्या किया, पूरी दूरी निकाली और पूरा समय लिया। उस समय में धीमी गाड़ी वाला समय भी इंक्लूड था और तेज गाड़ी चलाने वाला समय भी इंक्लूड था। तो दोनों समयों को इंक्लूड किया, दोनों दूरियों को इंक्लूड किया, तब जाकर के जो औसत निकला उसको हम क्या बोलते हैं, औसत दूरी। सेम टू सेम यहां पर है, हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ये हमारा कोई प्रोडक्ट है। अगर हमने देखा कि 10 मिनट तक रिएक्शन होने दी, 15 मिनट तक रिएक्शन होने दी, तो हमने देखा कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है, अभिकारक है, उसकी सांद्रता 20 मोल प्रति लीटर से घटकर 10 मोल प्रति लीटर हो गई। तो 10 मोल प्रति लीटर का चेंज हुआ ना, कितने मिनट में हुआ, 20 मिनट में हुआ। तो सांद्रता में हुआ कुल परिवर्तन बटे समय में कुल समय का जो डिफरेंस हुआ, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग। ध्यान से समझना, जो औसत वेग है उसमें हम छोटे से समय को नहीं लेंगे, हम लेंगे बड़ा सा समय, थोड़ा सा समय लेंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हो सकता है 1 घंटा भी ले लें। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई, मान लो ये अभिकारक है, इस अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए ये क्या चीज है, अभिकारक ए की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। या फिर कोई कहेगा हम ए की सांद्रता में परिवर्तन क्यों देखें, हम तो बी की सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे। तो ये डेल्टा बी क्या है, बी की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और ये परिवर्तन कितने समय में हुआ, डेल्टा टी समय में हुआ। तो ए की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय अंतराल, अथवा बी की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। यहां चिन्ह होगा माइनस और यहां चिन्ह होगा प्लस। ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, ये मैं बाद में बात करता हूं, अभी मैं माइनस प्लस नहीं लगा रहा हूं, केवल आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की अथवा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है,
उसे हम बोलते हैं अभिक्रिया का औसत वेग। औसत वेग में डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिखा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी लिखा। ये डेल्टा ए सफिशिएंट चेंज है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट चेंज है। जैसे हमने बोला कि 10 के बाद क्या आता है, तो आपने बोला 10 के बाद तो 11 आता है। हमने कहा नहीं, 10 के बाद आता है 10.00000001। कहोगे यही क्यों लिखा, एक और जीरो लगा लो आप अपने मन से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 के बाद 11 आना ये तो सफिशिएंट चेंज है, मगर 10 के बाद 10.00001 आना ये बहुत स्मॉल चेंज है। तो अगर हम स्मॉल चेंज की बात करें, छोटे से समय अंतराल की बात करें, छोटे से परिवर्तन की बात करें, तो जो वेग निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, तात्कालिक वेग, जिसको हम बोलते हैं dA अपॉन dt। dA अपॉन dt, यहां पर ब्रैकेट ए लिखना चाहिए था हमें, क्योंकि ये सांद्रता है ना, सांद्रता को हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट भी लिखते हैं ना। तो इस तरह से अगर हम डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी लिखें तो ये कहलाएगा औसत वेग। इसमें एक समय अंतराल भी लिमिटेड है, बड़ा सा समय अंतराल है, सांद्रता में परिवर्तन भी बड़ा है, मगर जब वही समय अंतराल बहुत छोटा सा हो जाए, वही सांद्रता में परिवर्तन भी बहुत छोटा सा हो जाए, तो उस छोटे से वेग को हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक वेग, इंस्टेंट वेग, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेग। जैसे आपने गाड़ी चलाई और हाईवे पर आपकी स्पीड कितनी नोटिस हुई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो आपका हो गया इंस्टेंट वेलोसिटी। आपने गड्ढों में गाड़ी चलाई, पता चला ढड़का रहे थे, आपकी स्पीड थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो आपकी इंस्टेंट स्पीड थी, तात्कालिक वेग था 2 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर जब आप पूरी दूरी निकालोगे, पूरे समय से भाग दोगे, तो जो आपका वेग निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, औसत वेग। तो इस तरह से हमारे दो तरह के वेग होते हैं, औसत वेग और तात्कालिक वेग। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा, मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स के टर्म में कि हम किस तरह से औसत वेग को डिनोट करेंगे, तात्कालिक वेग को कैसे डिनोट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं औसत वेग क्या होता है। देखो, औसत वेग की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी निश्चित समयांतराल, किसी निश्चित समयांतराल ब्रैकेट में डेल्टा टी में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, ब्रैकेट में लिखेंगे डेल्टा सी क्या दीजिए, की दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे इसको देखिए आप। जैसे हमने इसके दो केस लिए, केस 1 और केस 2, दो तरह के केस लिए। देखो, केस 1 में क्या है, हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब ए के आगे ये 1 लिखा है, बी के आगे भी 1 लिखा है। हमने एक दूसरा लिया जिसमें ए के आगे 1 लिखा हुआ है और बी के आगे 2 लिखा हुआ है, या 3 हो सकता है, या ऐसा और भी केस ले सकते हो। हम और केस अभी ले लेते हैं। तो देखो, यहां पर हमने दो तरह के उदाहरण लिए। अब इस उदाहरण के लिए हमारा जो औसत वेग है उसको हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस अभिक्रिया का औसत वेग कर दीजिए यहां पे, अभिक्रिया का औसत वेग। अभिक्रिया का जो औसत वेग है वो कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से लिखा जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा। माइनस चिन्ह हमको बताता है कि जो अभिकारक है उसकी मात्रा घटेगी। रिएक्शन जब होगी तो ए बी में बदलेगा, तो ए का जो अमाउंट है, ए की जो सांद्रता है वो घटने लगेगी, और अभिक्रिया का जो औसत वेग हो जाएगा वो माइनस डी ए अपॉन डी टी और बराबर क्या हो जाएगा, प्लस डी वी अपॉन डी टी। ठीक है।
और अगर हमारा इस तरह का कोई रिएक्शन हो, A बराबर 2B हो, तो हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का औसत वेग क्या हो जाएगा, A के रिगार्डिंग तो यही लिखा जाएगा माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी बराबर, ये जो कोफिशिएंट है ये 1 अपॉन में आ जाता है, 1/2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से हमारा लिखा जाता है अभिक्रिया का औसत वेग इस तरह की रिएक्शन के लिए। आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं, आप उसका अभिक्रिया का वेग का समीकरण लिखिएगा तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं। देखिए तीसरे केस में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B इक्वल्स टू C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। देखो इसमें दो रिएक्टेंट हैं A और B और दो प्रोडक्ट हैं C और D। तो जो हमारा जो अभिक्रिया का जो औसत वेग है, अभिक्रिया का जो औसत वेग है वह औसत वेग हम A के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, B के भी रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में, D के रिस्पेक्ट में। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये लाइन है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 100 है। मान लो हमें X पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो A के रिस्पेक्ट अगर इसकी वैल्यू 20 है तो B के रिस्पेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। मतलब पॉइंट तो X ही है मगर उसकी डिस्टेंस A के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं और B के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। सेम चीज यहां पर है कि हम A के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, C और D के रिस्पेक्ट में अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो हमारा वेग कैसे लिखा जाएगा, -1/A डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी। अगर B के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/B डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी। और अगर C के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1+1/C डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। और D के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो +1/D डेल्टा D अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से लिखा जाएगा। आप यहां पर एक चीज और समझ लें कि जब कोफिशिएंट को लेंगे तो हमारा आएगा औसत वेग। अगर मान लो हमने केवल इतना लिखा होता माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, तो ये क्या बताता, इसको बोलते A के विलुप्त होने की दर, A के विलुप्त होने की दर। और अगर A की जगह हम डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी करते माइनस में, तो वो B के विलुप्त होने की दर, विलुप्त का मतलब है A और B घट रहा है इसलिए A और B विलुप्त हो रहा है। और अगर हम C के रिस्पेक्ट में देखें, केवल इतना लिख दें प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, C के निर्माण की दर। ध्यान से समझना है, C के निर्माण की दर। तो हमने देखा कि अगर हम गुणांकों को लेते हुए अगर एक समीकरण बनाते हैं तो वो कहलाएगा औसत वेग का समीकरण। और अब बिना गुणांकों को लेकर के माइनस लिखाते हैं तो विलुप्त होने की दर, प्लस दिखाते हैं तो निर्माण की दर। इस तरह से हम औसत वेग का गणितीय व्यंजक लिखना सीख जाते हैं। अब हम तात्कालिक वेग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही हम आपको सवाल कराएंगे इस पर आधारित, तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो।